चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। 400 सीट इसलिए चाहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। अरे जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम संविधान को भी बदलेंगे, उसमें क्या बात है। अगर मान लिए यहाँ अराजकता फैल जाए हिंदुस्तान में तो हम अपने लिए कहाँ जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? हाँ, लगभग मैं तो यही चाहता हूँ। और जो लोग जब बंटवारा हुआ था देश का और जो मुस्लिम वर्ग जो है वो पाकिस्तान नहीं गया, उन्होंने कहा भारत ही हमारा देश है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, वो पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, अरब चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत प्रॉब्लम है। वो जहाँ चाहे वहाँ जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश नहीं चाहिए हमें। जो इन्होंने इंदिरा गांधी ने जो एक सेकुलर जो शब्द इस्तेमाल किया वो खत्म होना है। अच्छा, ये 400 पार के बाद वही शब्द बदलना है संविधान से? नहीं, नेहरू जी ने जो अपने हिसाब से उस समय अच्छा हो सकता था या जो मुस्लिम के फेवर में हो सकता था वो उन्होंने चेंज किया, संविधान में वो रखा। अब हमारा नंबर है, उसमें क्या बात है। मुरादाबाद शहर पीतल के लिए काफ़ी मशहूर है, पीतल नगरी भी इस शहर को कहा जाता है। और हम ऐसे ही मुरादाबाद के बर्तन बाज़ार में हैं। यहाँ पर पीतल और स्टील के काफ़ी बर्तन यहाँ पर मिलते हैं और भी तमाम जो पीतल का सामान है वो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ व्यापारी लोग मिल गए, हमने कहा ज़रा उनसे भी बात किया जाए क्योंकि पीतल नगरी है तो व्यापारियों के अपने मुद्दे हैं चुनाव में। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। अरविंद जी, चुनाव का कोई मुद्दा है इस बार? चुनाव का मुद्दा, हम जो सांसद का इलेक्शन होने वाला लोकसभा चुनाव का 2024 का 19 अप्रैल को मुरादाबाद के अंदर मतदान होना है, उसके लेके हमारे व्यापारियों के साथ सबसे जो हमारी मांगे हैं कि हमारे मुरादाबाद शहर के अंदर जो ऐसा सांसद चुना जाए जो ये जो केंद्रीय कर्मियों द्वारा जो हमारे यहाँ जो सड़कों का बेतरतीब निर्माण हो रहा है, हमारी बात संसद में उठा सके और इन सड़कों के बारे में जो सांसद का काम है, सांसद उसके अंदर वो काम करे। यहाँ पर राज्य के जो कर्मी हैं वो कहते हैं केंद्र का काम है, तो केंद्र वाले कहते हैं राज्य का काम है। तो केंद्र एक तो ये, दूसरा ये मुरादाबाद से बॉम्बे तक के लिए जो हमारी एक मांग थी कि साहब ट्रेन चले जिससे या वो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा ये इन्होंने हवाई अड्डा खोला था जो अभी हवाई जहाज उड़ने नहीं चालू हुए, तो केंद्र सरकार से लाइजनिंग करके सांसद जो नया आने वाले सांसद हैं वो जल्दी से हवाई जहाज को सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करें ताकि मुरादाबाद की कनेक्टिविटी बॉम्बे से, बेंगलोर से और जगह से मुरादाबाद से जुड़े। तो सांसद से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो मुरादाबाद में व्यापारियों की, हम व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए जीएसटी का सरलीकरण करें। जीएसटी के अंदर जीएसटी अच्छी चीज़ है व्यापारियों के लिए, लेकिन जो उसमें जटिलता है उनको थोड़ा सा सरल करें। राहुल गांधी कहते हैं जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स है, वाकई में ऐसा? राहुल गांधी के बारे में तो राहुल गांधी समझ सकते हैं, उन्हें समझना तो। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं? नहीं, हम व्यापारी बहुत खुश हैं जीएसटी से। एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ जितने भी और फार्म थे और जटिलताएँ थी कम हुई हैं, लेकिन टैक्स में जो थोड़ा फ्लक्चुएशन है उनका, हमारे यहाँ मुरादाबाद में बर्तनों का काम होता है, एक्सपोर्ट का काम होता है, 18% 12% रॉ मटेरियल पे, एक ही आइटम पे 18-12 है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है। जीएसटी बुरी नहीं है, किसी व्यापारी, उन्होंने इस बात पर 2 इलेक्शन लड़ लिए राहुल गांधी ने, फिर भी हार गए। कांग्रेस तो उसे कोई मतलब नहीं उसका। अच्छा, जो मौजूदा सांसद थे यहाँ पे एससी हसन साहब, तो उन्होंने व्यापारियों के जो मुद्दे थे उन पर कभी ध्यान नहीं दिया पिछले 5 सालों में? ये एसटी हसन साहब जिस उम्मीद से चुने गए थे वो किसी बात पर खरे नहीं उतरे, वो संभाल ही नहीं पाए सांसदी का पद, इसीलिए उनका सांसद का टिकट भी कटा है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ वो किसी काम को भी, सांसद के जो काम होते हैं वो उठा ही नहीं पाए, वो सिर्फ धर्म वरम की राजनीति करते रहे, लेकिन व्यापारियों की या समस्याओं पे उन्होंने कभी नहीं खुल के बोला। अच्छा, इससे पहले आपके सांसद कुंवर साहब थे, वो फिर से इस बार मैदान में हैं, उन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? देखिए जी, इस बार तो जो नरेंद्र मोदी का विजन है विकसित राष्ट्र 2047 तक ले जाने का और सबका साथ सबका विकास, हम जितने भी व्यापारी मुरादाबाद नगरवासी हैं उन पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं की बात पे भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं की बात पे भरोसा करके आने वाले सांसद को सारे लोग उन्हें चुनेंगे, ताकि जो मोदी जी ने जो बताया है, जो मोदी जी गारंटी है, उनकी गारंटी भरोसा करके इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। कैंडिडेट कोई मैटर नहीं है? कैंडिडेट तो कोई मैटर नहीं है, कैंडिडेट को हम देख नहीं रहे कोई भी। यहाँ मुरादाबाद की जनता तो फिर मोदी जी गारंटी पर भरोसा कर रही है, उनसे हमें उम्मीद है। कैंडिडेट तो अब आते हैं जाते हैं, क्या करते हैं कैंडिडेट ही जानते होंगे। कैंडिडेट के बारे में तो हम कुछ आप बताइए साहब, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है इस बार? नहीं, पूरा भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे, और अभी तक जो उनका विजन रहा है उन्होंने उसे पूरा करा है, और आगे भी उम्मीद रखते हैं क्या जो भी हमारी व्यापारिक समस्याएं हैं
उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो मीडियम वर्ग है, व्यापारी वर्ग, वो ज़्यादा परेशान है इससे। थोड़ा सा हम ये चाहेंगे उस पर भी ध्यान दें। एक मुद्दा एमएसपी का भी है, उससे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, एक उसे क्लियर करें। बाकी हमने जो है उनको आगे तक अप्रोच करी थी, लिखा था, हमें जवाब अभी संतुष्टिपूर्वक नहीं मिला। हम चाह रहे हैं एक वो भी जरा एक परेशान व्यापारी है उससे। पसंद आपकी मोदी जी हैं, लेकिन मुद्दे नहीं सुलझ पा रहे हैं फिर भी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा उन्हें जो है क्लियर कर दें, ताकि जो है हम लोगों को जो दिक्कत है वो ना हो व्यापारी भाइयों को। हमारे आगे मेन प्रॉब्लम जो है कुछ ऐसी है, जीएसटी में है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल पे उस पर 18% टैक्स है और तैयार बर्तन पे हमें 12 मिलता है। तो जो जो एक 6% का जो वेरिएशन है ना, ये हमने कई दफ़े उठाई, मगर इसका हमें कोई संतुष्टिपूर्वक आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। तो कभी ये नहीं जहन में आया कि चलिए बदल के देखते हैं, कोई दूसरी सरकार आएगी वो करेगी? इस बात पे बदलने का कोई औचित्य नहीं उठता। पसंद हमारे मोदी जी हैं और हम उन्हें ही वोट करेंगे। और विकास का मुद्दा मेन है और विकास हो रहा है। और जो कुछ कमी है अपने आदमी से शिकायत होती है, जब जो कार्य करता है उसी से शिकायत होती है। और हम चाहते हैं वो हमारी शिकायत जहाँ तक वहाँ तक पहुँचे आपके माध्यम से, आज तक के चैनल से, और वो हमारी शिकायत दूर हो। चलिए बताइए साहब, आपका क्या मुद्दा है? सर, एक युवा वर्ग से संबंधित होने के नाते मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम तो यही समझते हैं कि भाजपा सरकार या मोदी सरकार है। सबसे पहली वजह यह है कि राहुल गांधी जी की बात पे विश्वास नहीं होता। उनके खुद के राज्य में जितनी राज्यों में सरकारें हैं वहाँ वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, तो वो दूसरे पे सवाल कैसे उठा कोई सकते हैं? उदाहरण बता सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में उनकी जो सरकार अभी हाल ही में गिरी है, तो उस वजह से गिरी कि वहाँ एक तो न सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा, बल्कि अपने जो वादे उन्होंने किसानों से करे या युवाओं से करे, वो उनको पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो पैसे देने की बात हो या रोज़गार देने की बात हो। हाँ, सवाल ज़रूर उठते हैं सरकार पे, लेकिन ये बात हकीकत है कि मोदी जी ने जो विकास करा है उसका सानी अभी तक पिछली सरकारों में किसी ने नहीं करा। लेकिन इस विकास के साथ साथ महंगाई भी आई है, लोगों का कहना है। लगता है महंगाई आई है? जी, महंगाई है, लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व में महंगाई के दर के हिसाब से हिंदुस्तान में महंगाई बहुत मतलब एक कंट्रोल में है। तो मोदी जी इस विषय में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो कामयाब रहे हैं उसको कंट्रोल करने में। वो विषय ज़रूर है, लेकिन उससे बड़े भी विषय कई हैं। जैसे जब राष्ट्र नहीं होगा तो आप महंगाई का क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं मोदी जी? विदेश नीति में मैं मानता हूँ मोदी जी का जो उन्होंने काम करा है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। जो भारत की साख बढ़ी है देश में, विदेशों में, वो उसका कोई और सरकार शायद वो ना कर पाती जो करा है। विपक्ष कह रहा है कि विदेशों में तो बढ़ा दी, देश में लेकिन भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं लोगों। नहीं, देश में भी मोदी जी पे पूरा भरोसा है, और ना सिर्फ 400 पार, अगर संभव हुआ तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी सीटें मोदी जी लेके आए। और ना सिर्फ मोदी की गारंटी पे भरोसा है, पर विपक्ष एकजुट ना होने के कारण विपक्ष के सामने कोई चेहरा ही नहीं है कि वो मोदी के सामने उसका मुकाबला कर सके। आप किस पे विश्वास करेंगे? अखिलेश यादव पे करेंगे, राहुल गांधी जी पे करेंगे, या किस पे करेंगे? मुलायम सिंह पे करेंगे, जो आपस में ही घर में नहीं फैसला कर पा रहे, तो देश को कैसे चलाएंगे? वो पता लगेगा किसी मुद्दे पे वो आपस में ही जब नहीं हो पा रहे इकट्ठे, तो देश के मुद्दों पे तो फिर बिखर जाएंगे। तो मुरादाबाद शहर में कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है? जी, कैंडिडेट की इम्पोर्टेंस है, लेकिन उससे बड़े अगर हम जैसे मैंने कहा देश का चुनाव है ये, अगर एक एक हम बूंद बूंद से घड़ा भरता है साहब। अगर मुरादाबाद में कैंडिडेट देखेंगे या कहीं और भी देखेंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी ही पहली पसंद है। अच्छा। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार अग्रवाल। बताइए सर ज़रा, आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि हमारा व्यापार हमें सुगम मिले, कोई भी सरकार हो। और दूसरी सरकारें कोई लड़ी नहीं रही, दूसरी सरकार के किसी के एक आदमी ही नहीं है 270 जो खड़े हों कैंडिडेट जिसको हम वोट दे सकें। इसलिए हमें तो व्यापारी है, हमें व्यापार करना है, हमें ग्राहक देखना है, हमें अपना कारोबार देखना है। और कारोबार के नाते जो सरकार हमें स्थिरता देगी हम उसके साथ हैं, जो चोरी डकैती रोकेगी उसके साथ हैं, और इसीलिए मोदी के साथ दे रहे हैं। यहाँ पे यूपी में डबल इंजन की सरकार है, ऐसा योगी जी और केंद्र में मोदी जी, तो यहाँ पर व्यापारियों को स्थिरता मिल रही है? नहीं, स्थिरता मिली है व्यापारियों को, मिल नहीं रही, मिली है, इसीलिए हम उनके साथ हैं। वरना हम तो व्यापारी हैं, हमें तो सिर्फ वो चाहिए कि जो आदमी हमें स्थिरता दे सके, हमारे कारोबारों को बढ़ाती दे सके, हमें सुकून की रोटी मिल सके, हम रात को घर जाएं तो सुकून से सो सके। अच्छा, लेकिन एक जो जीएसटी का मुद्दा है, बाकी लोगों ने भी कहा, तो वो मुद्दा क्यों नहीं हल हो पा रहा है? वो मुद्दा हल यूँ नहीं हो पा रहा कि हाँ जो
कमी है, वो दिक्कत ये है कि जो आदमी बनाने वाले हैं वो लोग हैं, वो व्यापारी हैं ही ना उनमें। जो कानून बनाने वाले हैं वो व्यापारी नहीं है। अगर व्यापारियों को इसमें शामिल किया जाए, मीडियम व्यापारियों को शामिल किया जाए, मीडियम व्यापारियों की राय ली जाए, वो एडी स्तर पर या डीएम स्तर पर या मिनिस्टर स्तर पर ली जाए, उसके बाद उन व्यापारियों की समस्याएं सुलझ जाएँ तो सुलझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि हमसे पूछा ही नहीं जाता कि आपकी समस्या क्या, कानून बनाया जाता है। उस कानून को अगर व्यापारियों से पूछकर व्यापारियों को साथ लेकर बनाया जाए तो बहुत सरलीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो सकता था, पिछले 5 सालों में भी हो सकता था। हो सकता था, नहीं हुआ तो उसके लिए आगे प्रयास करें। और क्या बात है, चलते चलते गिर जाए फिर दोबारा उठे। मतलब 370 हट गया, सीए लागू हो गया, राम मंदिर बन गया, व्यापारियों का मुद्दा भी जीएसटी का नहीं, जीएसटी का मुद्दा तो हल हो गया, लेकिन जीएसटी का सरलीकरण नहीं हुआ। सिर्फ जीएसटी का सरलीकरण चाहते हैं हम। ये चाहते हैं कि जीएसटी का सरलीकरण हो, जीएसटी वाले तंग ना करें। जीएसटी के अंदर ये नहीं हो कि अनाप शनाप नोटिस भेजे जाएँ, छोटी छोटी बातों पर तंग किया जाए, वो ना किया जाए। जीएसटी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीएसटी से परेशानी ना हो। जीएसटी की जटिलता है दूर। आप भी व्यापारी हैं जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। बताइए साहब, जीएसटी के सरलीकरण की बात हो रही है, सरकार आपकी है, 10 साल हो गए। देखिए, सरकार हमारी नहीं है, सरकार सबकी है, पूरे देश की सरकार है। मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी ने आज देश में ऐसा डंका बजा रखा है जो पूरा अदर दूसरी कंट्री भी लोहा मान चुके हैं और मोदी जी के सपोर्ट में हैं। आज नतमस्तक हुए पड़े हैं। इसी का कारण है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री एक बार, तीसरी बार जनता खुद बनाने जा रही है। ये जीएसटी का सरलीकरण कैसे होगा जब पूरा विश्व होगा? इस बार तीसरी बार वो फिर आ रहे हैं, दोबारा से सरकार फिर बनाने आ रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ नए मुद्दे लाएंगे और जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। देखिए, कहीं कुछ करते हैं तो ऊंच नीच, परिवार में भी 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, ऊंच नीच होती है, लेकिन कुछ नहीं, ये भी सब सही हो जाएगा। मतलब ये सह लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा किसी दूसरे को नहीं सहेंगे। ये कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आपस में घर में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इनमें अपना यहाँ का देखो, मुरादाबाद के टिकट में किस तरह से हुआ। मुरादाबाद का टिकट नहीं कर पाए, पहले एसटी हसन को दिया, फिर रुचि वीरा को दिया, फिर एसटी हसन कह रहे हैं अब मैं उन्हें नहीं लड़ाऊंगा। अरे जिसे टिकट दे दिया उसे लड़ाओ। भाजपा ने जिसे टिकट दे दिया पार्टी उसे लड़ा रही है। व्यापारी भाजपा के साथ है। अच्छा, रुचि वीरा कैसी कैंडिडेट है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा रुचि वीरा कैसी कैंडिडेट है। हाल वो जनता में, यहाँ अभी तक बाजार में किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा है कि रुचि वीरा कौन है। बाहर के कैंडिडेट को कौन जिताएगा? वो बिजनौर की है, किसी को क्या पता बाहर का कैंडिडेट क्या काम कराने यहाँ आएगा। सर्वेश जी हैं, हम कल को उनसे कह तो सकते हैं कि काम करा दीजिए और व्यापारियों का काम कराएंगे, लेकिन बाहर के कैंडिडेट से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारा काम कराएंगे। एक तबका ये भी कह रहा है वो भी ठाकुर द्वारा में रहते हैं, इधर मुरादाबाद के। ठाकुर द्वारा बहुत नज़दीक है, बिजनौर बहुत दूर है और सर्वेश जी घर के ही आदमी है। जब उन्हें फ़ोन करेंगे व्यापारी तो सर्वेश जी तुरंत मुरादाबाद आ जाएंगे। और मोदी जी के काम बताइए जो अच्छे लगते हैं। मोदी जी के काम को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मात्र 3, 4, 5 घंटे सो रहे हैं और पूरे देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि से प्यार है अपनी और पूरे देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। काम तो फिर सांसद को ही कराना पड़ेगा ना, जो स्थानीय काम है। नहीं, सांसद जी कराएंगे और सांसद जी ने कराया था। ये एसटी हसन 5 साल सांसद है, जनता ने देखा भी नहीं, हमने नहीं देखा किधर बाजार में कभी सांसद जी आए नहीं। और पूर्व सांसद थे, आए दिन आते रहते हैं, सारी शोभा यात्राओं में सांसद जी रहते हैं। ऐसा है? हाँ जी, सर्वेश सिंह जी रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि मोदी जी के काम को कोई बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम अपने आप बोलता है और हमें मोदी जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। क्यों सर? वो इसलिए कि अगर दुनिया में हिंदुस्तान को हिंदुत्व दे सकते हैं तो वो मोदी जी। आगे आने वाले 1000 साल में भी दूसरा मोदी पैदा नहीं होगा, इसलिए हमें मोदी जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। मतलब हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, पूरी दुनिया को नहीं चाहिए। ऐसा है? तो ये विपक्ष जो कुछ ये तो लड़ रहे हैं, इन्हें तो सीट का ही हिसाब नहीं बनने हैं इनके अब तक। आप देखिए, कभी कोई कैंडिडेट, कभी कोई कैंडिडेट। अब उन्होंने अगर एक अभी सुबह ये मुद्दा उठा दिया है एक बीजेपी के नेता ने कि हम 400 सीट इसलिए चाहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। अरे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम संविधान को भी बदलेंगे, उसमें क्या बात है? संविधान बदल देंगे? नहीं, जो उसमें संविधान बदलने से मतलब ये नहीं है कि हम पूरा संविधान बदलें, उसमें कुछ धाराएं बदल देंगे जो हमें सूट नहीं करती हैं, देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
उसे हम चेंज करेंगे। एक तबका तो कह रहा है कि ये हमें हमारे लिए ही बदलने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिंदू दुनिया में हिंदू के लिए दूसरा कंट्री कौन सा है? तो आप क्या चाहते हैं कि नहीं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? मैं ये नहीं चाहता। मतलब हिंदू के लिए अगर मान लिए कहीं कोई दंगा फसाद या कोई बात होती है, अब जैसे पाकिस्तान के हिंदू जो हैं हिंदुस्तान में आके शरण लेते हैं, अफ़गानिस्तान के हैं या जितने मुल्क के लोग हैं वो हिंदू, चाहे वो माइनॉरिटी के हैं चाहे वो किसी भी जाति के हैं हिंदू में, वो हिंदुस्तान में आके जो है शरण लेते हैं। हम अगर मान लिए यहाँ अराजकता फैल जाए हिंदुस्तान में तो हम अपने लिए कहाँ जाएंगे? तो आप चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? हाँ लगभग मैं तो यही चाहता हूँ। और जो लोग जब बंटवारा हुआ था देश का और जो मुस्लिम वर्ग जो है वो पाकिस्तान नहीं गया, उन्होंने कहा भारत ही हमारा देश है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं वो पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, अरब चले जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो जहाँ चाहे वहाँ जाए, वो हमारे फेवर में नहीं है। हिंदू के फेवर में मुस्लिम कभी नहीं होता। अच्छा, जो बीजेपी कहती है अपने चुनावी मंचों से, नेता लोग कहते हैं या मोदी जी कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। हमें जो इन्होंने इंदिरा गांधी ने जो एक सेकुलर जो शब्द इस्तेमाल किया वो खत्म होना है। अच्छा, ये 400 पार के बाद वही शब्द बदलना है संविधान से? नहीं, अरे ये क्या बात हुई भाई? नेहरू जी ने जो अपने हिसाब से उस समय अच्छा हो सकता था या जो मुस्लिम के फेवर में हो सकता था वो उन्होंने चेंज किया, संविधान में वो रखा। अब हमारा नंबर है, उसमें क्या बात है? आपकी मेजॉरिटी है तो जो हिंदू राष्ट्र बना। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बात है? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अखंड भारत की फिर बात होगी? नहीं, अखंड भारत के लिए तो 100% तैयार, 1000%। पाकिस्तान, अफगानिस्तान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब? मैं मेटल का काम करता हूँ। अच्छा, और मोदी जी का पक्का समर्थक हूँ। अच्छा, 2014 से पहले किसके समर्थक थे? मोदी जी के ही समर्थक, मतलब बीजेपी का समर्थक था। बीजेपी के समर्थक थे पहले भी? और सबसे स्टार्टिंग में तो हम जनसंघ के समर्थक रहे। अच्छा, जनसंघ वाली आइडियोलॉजी है और फिर बीजेपी के साथ चल गए। चाहे कोई कैंडिडेट हो, कोई हो, मोदी जी के नाम? मोदी जी, हमें कैंडिडेट नहीं देखना, हमें तो मोदी देखना। अच्छा, विपक्ष कहता है ऐसे लोगों को अंधभक्त कहते हैं, वो लोग कहते हैं भक्त हैं ये तो। नहीं, ऐसा वो तो ऐसा है, जो राहुल के साथ है वो भी अंधभक्त है नहीं है? आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो राहुल के चाहने वाले हैं या सोनिया गांधी के चाहने वाले हैं वो अंधभक्त नहीं है? तो ये अंधभक्ति जरूरी होती है? नहीं, मैं तो आपकी बात नहीं, दोनों ही। वो कहते हैं ये भक्त हुए, वो कहते हैं वो भक्त। हम किसी का तो समर्थन करेंगे। नहीं, वो कहते हैं समर्थन करो लेकिन मुद्दे देख के, भक्ति में बह ना जाओ कि बुरा भी नहीं दिखे। ऐसा, हम पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, हम भक्ति में नहीं बह रहे। हमें अपना और देश का फायदा देखना। उसके लिए भक्त कहे कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई भक्त भी कहे तो कोई लोड नहीं। अबे कहने को कुछ भी कहते रहो, आप हमें भक्त कह लो, हमें दास कह लो, कुछ भी कह दो, उसमें क्या फर्क पड़ गया? हम हिंदुत्व के लिए हैं तो हिंदुत्व के लिए है। तो कैमरे पे चाहिए मोदी, कह दीजिए। क्या है? जय हिंद, जय भारत। अरे मोदी जी चाहिए, कैमरे पे बोल दीजिए। हमें मोदी चाहिए। देखिए चाहिए। और बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मैं गोपाल अग्रवाल। बताइए साहब, तो यहाँ तो पूरा मोदीमय माहौल हो गया। हाँ, यहाँ है ही मोदीमय माहौल, और कोई माहौल है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, मोदी के अलावा किसी का कोई माहौल ही नहीं है मुरादाबाद की। लेकिन पॉपुलेशन तो जो है हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन देखें तो हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन कुछ भी है, लेकिन हम तो हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है ना। हमारा हिंदू हमारे साथ है और सारा हिंदू एक तरफा है, और मुस्लिम भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। हमारे जितना कारीगर वर्ग है, सब मोमडनी है, वो भी बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, सभी साथ हैं एक दूसरे। और मोदी के अलावा कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जिसको हम वोट दे सकें या आगे बढ़ा सकें। अच्छा, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल हो, इनका क्या वजूद है? इनके आपस में ही झगड़ा है। अभी तक इनका एक वो ही नहीं बन पाया, गुरु भी नहीं बन पाया। हर सीटों में बंटवारा हो रहा है, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है। तो इस चक्कर में कि मोदी के अलावा कोई नहीं है भैया, हमारे हिसाब से तो।
कैंडिडेट नहीं, मोदी जी। मोदी की, और कैंडिडेट सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट मोदी, अच्छा, सेकंड कैंडिडेट, कैंडिडेट कोई और भी होता है उसको। तो भी उसे सपोर्ट करते। और उसे सपोर्ट करना ऐसा है कि हमारा कैंडिडेट सर्विस भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है सर्विस कैंडिडेट हमारा ख़राब है। वो भी हर पहले भी समय रह चुके हैं सांसद। पहले भी रह चुके हैं, हर समय काम में आते हैं। हमारे विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, मेयर जो हैं वो भी बीजेपी के हैं। उनके बेटे भी विधायक हैं। किनके? सर्वेश के बेटे विधायक हैं। तो सब लोग, हमारा बीजेपी का माहौल है हमारे यहाँ मुरादाबाद में, और कहीं कुछ नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ, बताइए। देखो पहली बात तो यह है कि जो सन 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जो देश तो देश विदेशों तक में अपनी धाक जमा सके। जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, आज वहाँ की जनता भी यहाँ के प्रधानमंत्री के गुण गा रही है और अपने रहनुमाओं को कोस रही है कि मोदी जैसा यहाँ पर भी होना चाहिए। एक मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनवा देना 27 एकड़ में, ये मोदी के बस की बात है। जिस अमेरिका ने मोदी को वीज़ा देने से मना कर दिया और अपने वहाँ बुलाने से मना कर दिया, आज वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी की बात मान के मोदी के असूलों को फॉलो कर रहा है। आज दुनिया के जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं ये मोदी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। सऊदीया भी मोदी जी के कहने पे चल रहा है। आप ये देखिए, कतर से 8-9 सैनिक वापस लाए गए। ये किसी कांग्रेस के या सापा के या किसी के बस की बात नहीं थी, ये केवल मोदी का ही जज्बा था जो 8 सैनिक वापस आए। और एक बात ये कि मोदी ना हिंदू फेवर है ना मुस्लिम विरोधी है। अगर मुस्लिम विरोधी होता तो सोमालिया के या हूती के उसके समुद्री लुटेरों से कितने पाकिस्तान के जहाज़ और कितने पाकिस्तानी नागरिक निकाले इन्होंने, जहाज़ के सैनिक, जिन्होंने मोदी जिंदाबाद भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। और अब भी आज पेपर में है कि इन्होंने नेपाल को 35 एम्बुलेंस दी हैं और बसें दी हैं। मुस्लिम विरोधी नहीं है बीजेपी? नहीं, मुस्लिम विरोधी तो है ही नहीं। मुस्लिम विरोधी होता तो जो आज मुसलमानों का 8 या 10% वोट मिलता है वो क्यों मिलता, और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं का। अब ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, आप पेपर में पढ़ेंगे कि कितनी मुस्लिम महिलाएं पिटी क्योंकि उन्होंने मोदी जी को वोट दिया। जब उनके मियाँ पूछते हैं किसे दिया, बोले क्यों बताया, जब पता चली बीजेपी को दिया तो वो पिटती है। अच्छा, क्यों कि जो कांग्रेस ये कहती रही कि हिंदुस्तान में आग लग जाएगी राम मंदिर की वजह से, 370 की वजह से। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि लाल चौक पर झंडा नहीं फहरेगा, एक मीर बाइस मारेगा तो 100 पैदा हो जाएंगे। तो आज देखिए कश्मीर की क्या हालत है। महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई तो अपनी जगह तो और कंट्रियों के मुकाबले तो यहाँ पे सस्ता है। पाकिस्तान में चीनी 170 रुपये, यहाँ पे क्या भाव है? यहाँ पे जब देखते पाकिस्तान से कंपैरिजन होगा हमारा? नहीं, पाकिस्तान से नहीं। सवाल इस बात का है, जब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है तो हम उस चीज़ को निर्यात ही नहीं करते। नहीं, पिछले 10 सालों में ऐसा विपक्ष कह रहा है कि महंगाई तो बढ़ी है। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है। अगर मोदी जी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने लगे तो एक पैसे की जरूरत नहीं है इलेक्शन में खर्च करने की। इसके अलावा गवर्नमेंट ही नहीं आएगी, और वैसे भी यही आएंगे, वैसे भी यही आएंगे। ठीक है, आ गए। क्योंकि इनका तो विपक्ष वालों का तो एक काम है कि जब इलेक्शन हुए तो मंदिरों में जाके पूजा करी, कलावे बांधे पूजा करी, और जब बाहर को निकल के आए इलेक्शन निबड़ गए तो हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दी, जैसे वो मौर्य दे रहे हैं राम को, राम मंदिर को और सबों को। केशव प्रसाद मौर्य ना, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके तो खुद ही अपने आप ही लुटिया डुबाने वाले इनकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो इनके वोट कटवा देते हैं अपने बयानों से, उल्टे सीधों से। क्या लग रहा है कब तक रहने वाली है मोदी जी की सरकार? मोदी की सरकार तो ये मत पूछो कब तक रहने वाली है, ये कहो कब नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी बताइए? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ऐसा आदमी खो गया कि हिंदुस्तान का बंटा धार करना है। जो भक्त है, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ भक्त है, 17 घंटे पूजा करे, भगवान के आगे लेटे, और राम मंदिर बना दिया जिसने, जो इंदिरा गांधी कहती थी कि आग लग जाएगी देश में जिस दिन राम मंदिर का मुद्दा होगा, 370 का मुद्दा होगा, वो भी सब खत्म हो गया। कहीं आग लगी शहर में, कहीं आग लगी देश में, और लद्दाख अलग हो गया। अब देखो अब चाइना घबराता है हिंदुस्तान से, और कांग्रेस के ज़माने में चाइना ने कब्जा कर लिया हिंदुस्तान की ज़मीन पे। लद्दाख में वो बैठे हैं सोनम वांगचुक, उन पे तो ध्यान नहीं दिया गया मोदी सरकार का। सब पे जारी है, सभी कर रहा है। एक आदमी है, धीरे धीरे सभी हो ही रहा है। अब ये आपका कहना महंगाई नहीं है ना? महंगाई नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तेल पेट्रोल खाने का। एक मिनट, तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है क्या? हाँ। भाई महंगाई हुई तो हमारी आमदनी तो बढ़ी है।
हम पहले चाय 3 रुपए की बेचते थे, आज 10 रुपए की 15 रुपए की बेच रहे हैं। भाई जब दूध महंगा तो चाय भी हमने महंगी, तो ये दुकानदार हमसे क्या मना कर रहे हैं चाय लेने के लिए? तो महंगाई कहाँ है? वो उतनी हमारी आमदनी बढ़ गई। आप ये समझ लीजिए कि पहले ज़मीन का रेट यहाँ पे आज से 10 साल पहले क्या था और आज देख लीजिए क्या है। महंगाई का एक ही है भाई। ये फालतू विपक्ष बोल रहा है महंगाई ये देश में नहीं है। भाई साहब कतई नहीं है, ये तो इन लोगों का कहना है। ये तो मतलब इस सरकार के लिए ये समझ लीजिए, मैं गंदा शब्द नहीं कहूँगा, बिल्कुल नरक है ये बिल्कुल नरक है। उसकी वजह यह है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इतनी उम्र में आने के बाद 58 साल की उम्र में आने के बाद मैंने आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी कि गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को सिलेंडर मिल रहा है, गरीबों को टॉयलेट मिल रहे हैं। हमारे गाँवों में जाके देखें, पहले हमारे यहाँ के घर की लेडीज़ें बाहर खेत में जाकर जाती थी लैट्रिन करने के लिए, उनके साथ गलत भी काम होते थे क्योंकि 4 बजे किसका पेट खराब हुआ और वहाँ पे उसको गंदे लोगों ने पकड़ लिया। तो ये काम आज तो नहीं, क्योंकि वो घर में जा रही है। तो हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हमारे शहर के अंदर देख लीजिए, हमारे क्या हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं है। और यूपी के अंदर तो ख़ास तौर पे कोई बदमाश इधर से उधर हमारे ऊपर आंख उठा के, पहले तो दुकानों में आते लाला 1 लाख रुपए दे, लाला 50,000 रुपये, आज नहीं कह सकता, आज नहीं कह सकता। मैं सिर्फ मुसलमान कह रहे हैं। 2 शब्दों की बात कहूँगा आपसे कि खुद को कर बुलंद इतना खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। दूसरी बात यह, वक्त क्या सहे पता चल जाएगा, हाथ फूल पर भी रखोगे तो जल जाएगा। ये लोग कुछ भी कर लें, ये लोग कुछ भी कर लें, मगर फूल को नहीं जला सकते, फूल इन्हें जला देगा ये। और रही हमारी बात, हम तो वही चाय वाले हैं, तो चाय वाले के ये हो के रहेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है, एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया कि हमें उस अपने गुरु के लिए एक वोट नहीं दे सकते। मैं तो हिंदुस्तान के सारे चाय वालों से कहूँगा कि योगी जी को ही सपोर्ट करें, बाकी किसी को ना करें। चलिए बढ़िया। जीएसटी का एक मुद्दा रहता है व्यापारियों के लिए, सरलीकरण की बात हो रही है, क्या कुछ निकल पा रहा है? देखिए सर, जब से जीएसटी लगा है तब से सरलीकरण तो कुछ भी नहीं हुआ है। और व्यापारी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इतना ज़्यादा उलझ गया कि हर मंथ का जीएसटी का उसको पूरा एक अकाउंटिंग सिस्टम, पूरा अकाउंटेंट सब कुछ हायर करने के बाद भी वो इस समस्या से नहीं निपटता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट नियम चेंज कर देती है। अब आज की डेट में आदमी अपना बिजनेस करे या ये सब चीज़ों में उलझा रहा है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट से एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार में उस चीज़ को कर दें। बार बार उस चीज़ को चेंज करके व्यापारी वर्ग के लिए भी दिक्कत है, अकाउंटेंट्स के लिए भी दिक्कत है, तो इस सब चीज़ से थोड़ा सा छूट मिले। जीएसटी की दर कम कर दी जाए, अगर 12-28 की जगह 2% जीएसटी कर दी जाए तो गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि वो जो 28 और 12 से डरता है पब्लिक, सब उससे ज़्यादा आ जाएगा जीएसटी, अगर उसकी परसेंटेज कम कर दी जाए। चुनाव में जीएसटी मुद्दा नहीं बन पाता? सर देखिए, अभी तो चुनाव में जीएसटी तो कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा। उसका एक रीज़न क्या है कि हम सब लोग बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं, और बिजनेस से बड़ी चीज़ इस समय क्या है कि देश का विकास। और जो मौजूदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों ने जो एक वो सेट करा है कि देश के लिए क्या करने का जज्बा, तो जो उन दोनों ने सेट करा उस सब के आगे जीएसटी, एमएसएमई जो इस समय का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सब पीछे रह जाती हैं चीज़ें। अच्छा, तो ये राहुल गांधी जो हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा फिर न्याय यात्रा निकाली उन्होंने, वो जीएसटी का मुद्दा उन्होंने बहुत उछाला। सर देखिए, राहुल गांधी जी की तो बात करना ही बस वो बेकार ही है। उन्होंने खुद अपने आप को ऐसा कर लिया कि वो एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होते हुए एक साधारण आदमी भी नहीं लगते। उनकी बोलने का जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतने गलत होते हैं कि वो खुद ही एक मजाक का पात्र बन जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट याद है आपको? सर ऐसे तो स्टेटमेंट याद नहीं, बट मैं जब भी नेट में वीडियोस देखता हूँ तो कुछ ना कुछ वो गलत बोलते हैं, और उनकी हमेशा खिल्ली उड़ती हुई देखी है। मैंने कभी भी उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं देखा कि एक परिपक्व राजनेता है वो। सोना बनाना है, स्टोव उन्होंने अभी एक बयान दिया था मध्य प्रदेश, वहाँ पे आसाम के अंदर जाके, कि आप स्टोव जलाते हैं, चाय पीते हैं, सिर्फ उसमें कोयला लगाते हैं। अरे वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं और ऐसे उल जरूर बयान दे रहे हैं कि साहब आलू डालोगे उधर सोना बनाएंगे। वो तो आधा वीडियो था। हाँ। लेकिन स्टोव के नीचे सोने का तो अभी नया दिया ना, स्टोव के नीचे कोयला जला के आप स्टोव जलाते, नया दिया ना उन्होंने। अरे एक शब्द की कीमत होती है। आप इंटरनेशनल, आप भारत का प्रतिनिधित्व करने जाएंगे विदेशों में, तो आपकी गरिमा होनी चाहिए ना, एक शब्दों की गरिमा होती है। आप एक राजनीतिक बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद वो ऐसे उल जरूर बयान देंगे,
तो कौन भरोसा करेगा। और एक दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री आकर कहता यू आर द बॉस, पापुआ न्यू गिनी का पैर छूता है। बाइडन जो पीछे से कहते हैं आइए साहब मुझसे मिलिए, हैं अभी G20 हुआ उनका, वो लीड कर रहे हैं उसे। तो अब परिवर्तन आप देखो सही, तुलना तो करो भाई। भारत के जितने भी लोग हैं वो भी तो देख रहे हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा हो जो लीड कर सके, पूरे वर्ल्ड में लीड कर। 76% की रेटिंग आ रही है उनकी पिछले 3 सालों से। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। और जहाँ तक घरेलू समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर कर रहे हैं, धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है, मैं वंदे भारत ट्रेन में बैठ के आया। क्या ट्रेन है, अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, क्या ट्रेनें बनाई हैं। और जो सुविधा है, जो इन्होंने अभी अयोध्या के अंदर जो 500 साल का जो दाग लगा वो धोया। अयोध्या जाके देखो, लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। पहले आज से 15 साल पहले मैं गया था तो जंगल था, टूटी फूटी सड़कें थी, क्या था वहाँ पे। काशी पर्यटन की स्थिति से जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आता है लोगों के पास इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, तो काशी विश्वनाथ जाके देखो, अयोध्या जाके देखो, मथुरा जाके देखो, कितना पैसा पर्यटन से आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यही राम मंदिर और 370 की बात होती है, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं होती सरकार की। अरे महंगाई तो आज जो मुरादाबाद के अंदर आप देखो, पिछले 7-8 साल 10 सालों में भी गवर्नमेंट अगर पैसा फिक्स डिपॉजिट करती है दूना हो जाता है। तो महंगाई क्या बढ़ेंगी नहीं क्या। आज 70 साल पहले का देसी का रेट 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो था, 1400 रुपये किलो, 700 रुपये किलो है। तो इसके बारे में बोले ना, सन 47 के अंदर क्या था। आप कुछ कह रहे हैं। देखिए साहब, मैं एक चीज़ और बताऊंगा। अगर महंगाई की बात कही जाए तो महंगाई को तो मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। आज की डेट में आपको शायद ये पता हो कि गरीब जनता को, मेरे यहाँ जितनी भी लेबर काम करती है, उन लोगों का भरण पोषण गवर्नमेंट कर रही है एक तरीके से, क्योंकि उन लोगों को इतना अनाज मिल रहा है, इतना हर बार राशन मिल रहा है। तो राशन के लिए पैसा कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट। आप खुद सोचिए, जो गवर्नमेंट महंगाई खुद को ही लाएगी। गवर्नमेंट अगर कुछ भी कर रही है तो जितना पैसा आ रहा है वो लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि इसमें पिस मध्यम वर्गीय रहा है। सर देखिए, मध्यम वर्गीय पिसने की तो बात आप छोड़ दीजिए, वो तो देखिए हर समय, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है वो आज की तारीख में पूरा खर्च भी कर रहा है ना। तो अगर वो अपना एक लिमिट बजट नहीं बना के चलेगा तो पिसेगा तो है ही। अब आज आप देखिए कि आज एक मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा घूमने फिरने में जा रहा है। आज आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं चले जाओ मूवी देखने, ये सब जो फिजूल खर्ची पहले नहीं करता था, अब वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। तो अब वो गवर्नमेंट से ये चाह रहा है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को भी वो सब्सिडी दे दे। तो साहब ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, ये खर्चे बढ़ा दिए हैं, उस वजह से महंगाई बढ़ रही है। देखिए महंगाई का क्या है ना, कि महंगाई तो देखिए अपने आप ग्लोबली बढ़ रही है। इंडिया कुछ नहीं कर सकता। आज गोल्ड 75,000 चला गया, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कर लिया क्या। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी वापस ले ली। सब्सिडी वापस लेने का कदम बहुत बढ़िया है। अब उससे जो रेवेन्यू आया वो अपने देश के रक्षा बजट पे लगा। पहले अगर 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए तो वो 100 करोड़ ही पब्लिक तक पहुंचते थे, 900 करोड़ तो नेताओं की जेब में जाते थे। अब आज कम से कम वो तो नहीं हो रहा ना। आप हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है, फिर भी भ्रष्टाचार कुछ तो कम हुआ है पहले के मुकाबले। ये तो आप भी देखेंगे। आज इंफ्रा देखिए कि आज वर्ल्ड क्लास लेवल की रोड्स इंडिया में अवेलेबल हैं। आप मुरादाबाद में हम हैं, यहाँ से दिल्ली चले जाइए, आपको लगेगा कि आप दुबई में बैठे हैं। 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको रोड्स ऐसी लगेंगी। और अब जो नया द्वारिका एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप कभी गए हों, जिसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में हुआ है, वो ऐसा एक्सप्रेसवे बना है कि शायद ही किसी दुनिया के किसी एक्सप्रेसवे से पीछे रहे। और मोदी जी तो सबसे बड़ी बात कहते हैं कि वर्ल्ड को हम वो आगे रहेंगे, उसका नेतृत्व हम करेंगे, ना कि कोई और गवर्नमेंट करेंगे। हम टेक्नोलॉजी निकालेंगे और वर्ल्ड हमारी पीछे पीछे जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमारे पीछे सब चलेंगे, हम पीछे अमेरिका के पीछे। क्या लगता है विपक्ष कहाँ चूक जाता है। सर देखिए, विपक्ष का एक नेता ठीक नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि जो उनके मुद्दे हैं या जो उनके नेता हैं और जो उन्होंने पास्ट में करा, भाई जो उन्होंने पास्ट में करा उसे भुगत रहे हैं। शायद आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात ये कहा था कि आज मैं 1 वोट से आ रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस को एक भी सीट लोकसभा में नहीं होगी। तो उनकी कही हुई बात आज सच हो रही है। तो अपने कर्मों से मरे हैं ना वो लोग। अगर वो थोड़ा सा उन्होंने पीछे थोड़ा ध्यान दिया होता। अब मान लीजिए राहुल गांधी आज भी नेता तो हैं विपक्ष के बहुत बड़े, पर आज भी उनकी हरकतें ऐसी हैं कि एक छोटा बच्चा भी इसमें पप्पू कहता है। क्यों कहता है? कुछ ना कुछ तो गलतियाँ रही होंगी ना। तो उनकी गलतियों का खामियाजा उनकी पूरी पार्टी कांग्रेस भुगत रही है और भुगतेगी। अब आम आदमी पार्टी कितनी तेज़ी से उभर के आ रही थी, केजरीवाल जी, उन्होंने खुद ऐसा काम कर दिया कि खुद आज जेल के अंदर है। तो ये सब चीज़ें, वो परिपक्व नेता नहीं है जो हमारे इस समय बीजेपी की। मैं मानता हूँ कि 100% कोई पार्टी सही नहीं हो सकती। 60% 70% भी अगर कोई राजनेता ठीक है तो आज की तारीख में बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक आरोप और लगता है बीजेपी पे कि
सामने वाली पार्टी को खूब कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, फिर अपने में मिला लेते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म, वॉशिंग मशीन का एक। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है ये पॉलिटिक्स जो एक ऐसी चीज़ है कि इस समय जो अमित शाह जी और मोदी जी और योगी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने नेता के साथ साथ हर तरीके से सक्षम है कि जिसको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में निपटाना इन्हें आता है। पहले के जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे वो अपने धर्म पे चलते थे, इन्होंने साम दंड दम बेट सबसे निपटना सीख लिया है कि अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे। अब उनकी पार्टी को लेना ये है भाई साहब, देखिए पॉलिटिक्स में क्या है कि अब 2-3 पार्टियां आ गई, बहुमत किसी को मिला नहीं, फिर से इलेक्शन होंगे, बोझ किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे, गवर्नमेंट पे तो कुछ पड़ना नहीं। अब उस सबसे बचने के लिए उन्होंने अगर उस पार्टी के नेता को अपने मिला भी लिया तो क्या गलत करा आप मुझे बताएं? कम से कम स्थिर सरकार तो आ रही है, डिसीजन तो लिए जा रहे हैं। बाकी ईडी सीबीआई तो है ही। अब साहब ईडी सीबीआई का उपयोग किसने नहीं करा, ये तो आप भी समझते हैं। कांग्रेस ने छोड़ा है क्या? पूरा इतिहास देखिए, आप पूरा पलट के देखिए। कांग्रेस की जो चीज़ें हमें इतिहास में पढ़ाई ही नहीं गई थी वो चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। कि मेरे को अभी हाल ही में पता चला कि इंदिरा गांधी जी ने जयपुर के राजा जयसिंह का पूरा एक खजाना था गोल्ड का, और एक जहाँ माइंस थी हैदराबाद वगैरह में कहीं, उन पूरा गोल्ड कहाँ गायब हो गया, रातों रात इमरजेंसी लगा दी, लोगों को अंदर कर दिया। ऐसा तो इस गवर्नमेंट ने नहीं करा ना साहब। और मोदी जी तो वो शख्स हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है 75 ईयर्स के बाद आपको पता नहीं चले मोदी जी देश से कहाँ चलेगा, चुपचाप संन्यास ले लें। तो वो तो उसमें के आदमी ना एक चवन्नी नहीं लेता वो पगला बंदा। अब चाहे नीचे के थोड़े बहुत करते हो, पर फिर भी आज देश का उद्धार देश बहुत सेफ एंड में है। तो बर्तन बाजार में हम लोग हैं और यहाँ पे हमने लोगों से बात की, आपने लोगों की राय सुनी। यहाँ इस एरिया में ख़ास तौर पर लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पे कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, यहाँ चुनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हो रहा है। इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललचाओ। शुक्रिया।